गुड मॉर्निंग। तो एसपी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट आज हम बात करेंगे आपके दिलों की धड़कन सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री का वो पार्ट्स है जो बच्चों को मतलब थोड़ा सा एक टेंशन में डालने की कोशिश कर लेता है। हालांकि बीएससी थर्ड ईयर वालों की बात करें तो उनका जो पेपर गया है वो बहुत इजी आया था ऑर्गेनिक का, कंपेयर टू सॉलिड पेपर की बुक से 5 ईयर की पेपर जो है उनके अकॉर्डिंग ही आया था। बात करते हैं सेकेंड ईयर वालों की, तो सेकेंड ईयर वालों का जो सिलेबस है ऑर्गेनिक का वो थर्ड ईयर वालों की कंपेयर में थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। साथ साथ पूरी नेम रिएक्शन होती है जो मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर वो उसके अंदर ही पुट की हुई है। पूरी हर यूनिट के अंदर नेम रिएक्शन आपको मिलेगी। 500 यूनिट है, 500 यूनिट में से आप 3 यूनिट करके जाना है। 3 यूनिट के अंदर भी मैंने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश की है वो आज बात करेंगे। तो अगेन एसपी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपके क्लासमेट ही उस वीडियो को देख ना पाए। ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक की कंपेयर में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप देखते हैं आगे कैसा आता है पेपर आपका। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। करना क्या है इसमें? फर्स्ट जो मेरे जो डिसीजन के अकॉर्डिंग मैंने जो कल रात बैठ के काम किया उस पर, आपके सिलेबस पे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या 5 साल के पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट मुझे लगा, क्या रिपीट हो रहा है, वो टॉपिक वो यूनिट को मैंने डिसाइड की और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब फर्स्ट देखते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, अब यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको करके जाना है यूनिट नंबर फर्स्ट। अब यूनिट नंबर फर्स्ट आपको इसलिए करनी है क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन नहीं है, उसके अंदर रिएक्शन न के बराबर है, होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी। अब जिसको रिएक्शन से ज़्यादा डर लगता है वो यूनिट फर्स्ट को ज़्यादा फोकस करे और यूनिट फर्स्ट को इतना पढ़े कि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन बन के आए तो वो यूनिट फर्स्ट से आपको कम्प्लीटली आना चाहिए। बिकॉज रीज़न ये है कि यूनिट की बाध्यता पहले से ही JNU WMLSU किसी भी यूनिवर्सिटी में हटा दी गई है। ठीक है, तो आप एक यूनिट से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, तो क्यों नहीं पहले यूनिट से 2 क्वेश्चन करें। ठीक है, जहाँ तक मैंने यहाँ पर जो बताने की कोशिश की, आप कम से कम 3 से 4 यूनिट बताने की कोशिश करूँगा मैं। लेकिन तो भी यूनिट फर्स्ट को मैं प्रायोरिटी फर्स्ट देनी चाहता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन भी कम है, थियोरेटिकल है, कंसेप्ट बेस भी है, आराम से कवर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के में, नहीं थर्ड ईयर में तो पूरी आपकी बुक आ जाएगी फिजिकल, उसके अंदर पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखेगी। तो इसके अंदर बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। किस पर बात करनी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, वो स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रा अलग अलग हो सकता है। ये बात करें ऑर्गेनिक की, ठीक है, तो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा क्या होता है। लेकिन आपके जो सेकेंड ईयर वालों के लिए वो थर्ड ईयर वाला स्पेक्ट्रा जैसे टर्म्स नहीं है, यहाँ पर थोड़ी बेसिक कंडीशन बताई है किस प्रकार से आपको करना है। ये तो यूनिट का नाम है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट बनता है एब्जॉर्प्शन लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है एब्जॉर्प्शन लॉ।
इसे बियर लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे क्वेश्चन? बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? बियर लॉ अलग होता है, लैम्बर्ट लॉ अलग होता है। बियर और लैम्बर्ट लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, उसे बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। अब उसकी बात करें तो इसके अंदर बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, साथ में उसकी लिमिट क्या है। लिमिट बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछते हैं। लिमिट का मतलब होता है कमियाँ, उसके अंदर क्या कमी रह गई। ठीक है, सीधी सी बात है, वैज्ञानिक बियर और लैम्बर्ट ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधी सी बात है, पाई पाई में ट्रांजिशन क्या होता है, सिग्मा सिग्मा में ट्रांजिशन कैसे होता है, एन पाई में से ट्रांजिशन कैसे होता है, सिग्मा पाई में ट्रांजिशन कैसे होता है। उसके बाद में 4 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन बन रहा है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोलरिटी, मोलर एब्जॉर्बिलिटी, मोलर एब्जॉर्बिलिटी वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन। पहले ही बता चुका हूँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की कंपेयर में इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताया कि आप अच्छे से कवर कर सके जा सको और अच्छे से मार्किंग कवर कर सकते हो। जहाँ तक मेरी गारंटी है, वहाँ तक ऑर्गेनिक में BSc थर्ड ईयर वालों को भी बताए थे, उनके भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब में अच्छे से अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं जो मैंने बताया। तो क्यों नहीं आप भी अच्छे से करके जाएं। मोलर एब्जॉर्बिलिटी है, अधिशोक्ता, मोलर अधिशोक्ता कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देन उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट की एप्लीकेशन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट की है जो वो क्या होगा? एप्लीकेशन। यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट होते हैं यूवी, उसका क्या आएगा? अनुप्रयोग आ सकते हैं, उसका उपयोग आ सकते हैं। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिंगरप्रिंट। रीजन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ही बनने की संभावना रहेगी, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहाँ तक मुझे पता है। फिंगरप्रिंट रीजन। फिर उसके बाद 6 है वुडवार्ड रूल्स। ठीक है, और वुडवार्ड रूल्स आएगा, वो शॉर्ट में आएगा, लेकिन इसका जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करवा सकता हूँ कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको बहुत टर्म्स एंड कंडीशन बहुत याद रखनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ तक हो वहाँ सके वहाँ तक यदि आपको आता है, जहाँ तक आपको वैल्यू पता है कि इसकी 1 के लिए क्या होती है, 215 किसके लिए होती है, हेट्रोहोमोजेनियस की किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, पूरा डिटेल में आपको यदि पता है तो ये यूनिट करके जाए। तो ये वाला टॉपिक लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करें। अदरवाइज जहाँ तक मेरा मानना है इसको लीव करने की कोशिश होती है। हालांकि नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, MSc आप यदि करोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको नए तौर से कर सको या अलग तरीके से कर सको। सो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आपको लीव करके जाना है, छोड़ना है। लेकिन वुडवार्ड रूल्स को आपको पढ़ के जाना है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लैम्बडा मैक्सिमम क्या आएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूल दिए जाते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करना पड़ता है? फाइंड आउट करना पड़ता है। देन उसके बाद अब मैं जो बता रहा हूँ वो केवल डेफिनेशन के बेस पे बता रहा हूँ। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। एक टर्म्स बताऊँगा 4 से 5। हाइपोक्रोमिक क्या होता है, हाइपोसोक्रोमिक क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है। ये शिफ्ट वाले क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसका जो नाम है क्रोमोफेज शिफ्ट, क्रोमोफेज शिफ्ट।
ऑक्सोफेज, ऑक्सोक्रोम शिफ्ट, बोथोक्रोम शिफ्ट, हाइपोसोक्रोम शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। 1 2 3 4 5 6 है ना। ये आपको जो शिफ्ट वाला है, इस शिफ्ट वाले के अंदर केवल एक डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल याद करके जाना है। आपको लगेगा कि सर आपने बहुत लॉन्ग बता दिया, लेकिन ये पूरी यूनिट यहाँ पर कवर हुई है, ध्यान देना। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा उसके अंदर इतना करने के बाद या इससे ज़्यादा करने के बाद भी पूरी यूनिट कवर नहीं होगी, केवल एक पार्ट कंप्लीट होगा। इसलिए सो योर रिक्वेस्ट है, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिट फर्स्ट को कैसे भी करके कंप्लीटली करके जाए। यूनिट फर्स्ट में से जहाँ तक कोशिश करो कि दोनों ही क्वेश्चन हो जाए। मेरा ये मानना है कि यूनिट फर्स्ट में से जो आपके क्वेश्चन सूख जाता है तो समझो पेपर खराब हो जाएगा। ये मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ। यूनिट फर्स्ट को आप अच्छे से कवर करके जाना है। यूनिट फर्स्ट के अंदर ना तो रिएक्शन न के बराबर है, 1-2 रिएक्शन होगी तो है, लेकिन यूनिट फर्स्ट थियोरेटिकल बेस पे है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिंगरप्रिंट होता है क्या, अब आप खुद भी जानते हो फिंगरप्रिंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपने 12th में भी पढ़ा होगा। बीएड-एम्पल लॉ भी आपने 12th में पढ़ा होगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया, बीएड और एम्पल दोनों क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कर दिया है। वुडवर्ड रूल्स, लैम्डा मैक्सिमम वाला जो टॉपिक है ये इसको छोड़ के जाना है, क्योंकि मैं फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकता नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको ये करने में टाइम लगेगा, जिससे बढ़िया कि आप दूसरी यूनिट का कुछ पार्ट कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद ये शिफ्ट वाला है। शिफ्ट वाला देखो थर्ड ईयर में जाओगे तो केमिकल शिफ्ट पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर क्रोमोफेज क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, बोथोक्रोम का, हाइपोसो क्या होता है, हाइपो क्या होता है, हाइपरक्रोमिक क्या होता है। 6 प्रकार के होता है, हाइपोसो, हाइपर और हाइपोक्रोमिक, बोथो, ऑक्सो और क्रोमोफेज। अब इसको है ना याद करने के लिए आप सबको अभी है ना एक साथ पढ़ना, साथ पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आएगा ये लिख के आओगे, उसका आएगा ये लिख के आओगे, सभी साथ में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके यूनिट फर्स्ट का काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ यूनिट फर्स्ट को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट यूनिट लेने की कोशिश करता हूँ। यूनिट फर्स्ट का काम यहीं हो जाता है, कवर हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले समझ लो, अधिशोषण लो, बीएड-एम्पल लो, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन संक्रमण के प्रकार, मोलोदिशकता, यूवी एप्लीकेशन मतलब यूवी का अनुप्रयोग, फिंगरप्रिंट उसे क्या, अंगुली छाप क्षेत्र कहेंगे। वुडवर्ड ये ऐसा ही आएगा। क्रोमोफेयर 1 मूलक होता है, ऑक्सोक्रोम होता है, आप देख लेना, इंग्लिश में भी नाम आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट एक तो हमने क्या किया, यूनिट एक तो यूनिट फर्स्ट की यहाँ पर लिख देते हैं, यूनिट फर्स्ट की। तो क्या क्या यूनिट फर्स्ट की है। अब उसके बाद देखें यूनिट फर्स्ट की, अब उसके बाद यदि देखें तो नेक्स्ट क्या करें। पहले मैं यूनिट सेकंड पे ना आकर यूनिट थर्ड पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो यूनिट जो कम्प्लीटली एक पार्ट के अंदर बनी हुई है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड नहीं है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि 2 पार्ट करने पड़ेंगे किसी यूनिट के अंदर। 2 पार्ट यदि एक यूनिट की 2 पार्ट करते हो, उससे बढ़िया है कि वो यूनिट पहले करे जिसमें एक पार्ट हो, ईजी रहता है, कवर करने में भी लेंथ कम है और कवर याद करने में भी क्या रहता है, ईजी रहता है। तो मैं यहाँ पर सीधा यूनिट सेकंड में बाद में लूँगा, यूनिट थर्ड पे आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ, यूनिट थर्ड पे आ रहा हूँ। यूनिट थर्ड का नाम क्या है, तो नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड CSO,
CO समूह वाला, एक CSO समूह एल्डिहाइड आ गया, CO समूह कीटोन आ गया। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताऊंगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड होता क्या है, कीटोन होता क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप के नाम है एल्डिहाइड कीटोन, ये भी पता होना चाहिए, ना कि कंपाउंड के नाम है। ठीक है, जैसे बेंजीन एल्डिहाइड, तो ये किसका आ गया, एल्डिहाइड इसके अंदर क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, बेंजीन एल्डिहाइड एक कंपाउंड है। कीटोन एसीटोन, एसीटोन एक क्या है, एक कीटोन का एक क्या है, कंपाउंड है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पर अब जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है कंसोडेशन। कौन सा आता है, कंसोडेशन, मेरे पास लिखा हुआ है। कंसोडेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है संघनन। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसके अंदर जो ट्रिक बताऊँ ना, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा तो H2O तो 100% बनेगा, भले कोलेजन हो, बेंजोन संघनन हो, कोलेजन संघनन हो या क्लेमेंस कोई भी प्रकार का संघनन हो, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा तो वो H2O तो बनेगा ही, ये बात फिक्स है। ठीक है, यदि मैं देखूंगा, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं थी इसलिए, नहीं तो आपको समझाने की कोशिश करता है कौन कैसी रिएक्शन आती है, कैसे एक्सप्लेन करनी है उसको। ठीक है, तो भी मैं बता दूँगा क्या करना है। इसके अंदर एक तो है बेंजोइन संघनन, दूसरा है एल्डोल संघनन, तीसरा है परकिन संघनन, और चौथा है नोवेंजल। ये है ना, के साइलेंट रहेगा इसमें, नोवेंजल, नोवेंजल। संघनन। अब ये मान के चलो कि इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के वाले के अंदर एक कंसोडेशन जो संघनन होता है उसका क्वेश्चन 100% बनता है, ये बात फिक्स है। अब कौन सा बनेगा ये आपको चेहरों करके जाना है, वही बात कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज न हो जाए, आप याद करने की जो क्षमता है वो आपको ऐसा नहीं हो कि बेंजोइन पूछ रहा है और आप कोलेजन इसमें नोवेंजल का लिख दे आ जाओ, या बेंजोइन पूछ रहा है और परकिन का संघनन लिख के आ जाओ, ऐसी गलती ना हो। इसलिए सबसे बेस्ट है यूनिट को लो, यूनिट के अंदर जो भी संघनन वाले हैं सभी साथ में करो, सबके अंदर प्रोडक्ट के अंदर H2 मॉलिक्यूल बनेगा, ये बात फिक्स है, कंसिडरेशन में बनता है ये संघनन में। ये सारा इम्पोर्टेंट है, उसमें भी इम्पोर्टेंट देखें तो एल्डोल वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, एल्डोल आपको करके ही जाना है, और ये बेंजोइन वाली जैसे नॉर्मल सभी आई हुई है, परकिन को थोड़ा न करके जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये आपको करके ही जाना, सबको करना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया, ऑर्गेनिक में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा। अब याद करने की कंडीशन वही बता देता हूँ, सभी साथ में लिखे याद हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर है ना एक नेम रिएक्शन भी है, एक संघनन वाला पार्ट को मैंने अलग किया। नेम रिएक्शन के अंदर विटिंग रिएक्शन, विटिंग अभिक्रिया, दूसरा नाम है मैनिक अभिक्रिया, तीसरा है बेयर-विलिंजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, चौथा है कैनिजारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैनिजारो, फिफ्थ है मेरविन, साइंटिस्ट का नाम है मेरविन पॉन्ड्रॉप, पेनड्राइव नहीं है, ठीक है, वर्ले, 3 वैज्ञानिक थे, MPV रिएक्शन कहते हैं इसे। उसके बाद क्लेमेंस, सिक्स आ गया, वॉल्ट, किसने, ये रिडक्शन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन जिसे कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक क्वेश्चन है, यूज ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, सिंथेसिस ऑफ, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से कीटोन का क्या करना है, निर्माण करना है। अब ये वाला है ना मैटर पूरा हो गया। यहाँ पर आप यदि यहाँ तक काम कंप्लीट करके जाते हो यूनिट थर्ड के अंदर, तो आपकी यूनिट थर्ड का मैटर पूरा हो जाता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन संघनन के बारे में दिया हुआ है, संघनन वाली रिएक्शन आपको याद करके जाना। यहाँ पर नेम रिएक्शन है जो साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग होती है। विटिंग रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, बियर विलेजर ऑक्सीडेशन, कैनिजारो रिएक्शन, एमपीवी शॉर्ट आ सकता है, ठीक है, इसलिए मेरविन पोंड्रॉक वेल्ले आपके बुक के अंदर फुल नेम लिखा होगा, मैंने भी लिखा। क्लेमेंस रिडक्शन, क्लेमेंस अपशन क्या होता है, वॉल्फ किस्नर अपशन क्या होता है। और एक क्वेश्चन है यूज ऑफ एसिटिल और प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जो एसिटिल होता है उसका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, संरक्षित समूह क्या होता है, उसके नाम बताने हैं, ये आपको बताना है। सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, अब कीटोन का नाइट्राइल से कीटोन का क्या करना है, निर्माण करना है फ्रॉम नाइट्राइल, सिंथेसिस, नाइट्राइल से कीटोन का क्या करना है, सिंथेसिस मतलब बनाना है, ठीक है, निर्माण करना, वही आ गया। तो यहाँ पर जो नेम रिएक्शन थी वो नेम रिएक्शन ये है, ये रिएक्शन जो मेरे हिसाब से शूट की है, जो जहाँ तक है ये सभी एग्जाम में आने लायक है। इम्पोर्टेंट बताओ तो इसमें भी क्लेमेंस और वॉल्फ किस्नर, कैनिजारो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीवी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर सब इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता मैं। आपको ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करके जाना ही है, मतलब जाना ही है कैसे भी करके, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो। थ्योरेटिकल याद रिएक्शन यदि याद है तो थ्योरी आप रिएक्शन को देख के लिख सकते हो कि भाई इसका मीनिंग क्या है, एलडीएल की रिएक्शन के साथ उत्कीर्ण करवाने पर ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में इतना टेम्परेचर होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, इसे हीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वाली जो जो है थ्योरी, वो तो आप रिएक्शन को देख के लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको रिएक्शन याद करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर यूनिट थर्ड का काम कंप्लीट होता है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड, इसमें से क्वेश्चन आपको 100% करने हैं तो आपका पेपर 100% सही हो जाएगा, पेपर ख़राब नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है इस यूनिट थर्ड और यूनिट फर्स्ट में से जो मैंने बताया उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने ना यूनिट थर्ड का काम किया, यूनिट फर्स्ट का काम किया। वो यूनिट ऐसे ही इसलिए लेने का मुख्य कारण था वो शॉर्ट यूनिट है, उसका जो मटेरियल है वो प्राप्त भी हो जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा, एसपीड सॉलिड पेपर की बुक में भी मिल जाएगा, और इतना टफ नहीं है, ईजी है वो। आप एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। अब और सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी जो मटेरियल है, जो सिलेबस है यूनिट का, वो कम है, ठीक है, उसकी साइज़ कम है कंपेयर टू दूसरे की तुलना में। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड का काम जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक आपको कंप्लीट ही सबको आना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाला भी आ सकता है, सिंथेसिस वाला आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर जैसे विटिंग रिएक्शन है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैकेनिज्म नहीं समझानी है, क्रियाविधि नहीं समझाओगे। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई रिएक्शन आती है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई रिएक्शन आती है तो उसकी क्रियाविधि नहीं समझाओगे, क्रियाविधि मैकेनिज्म नहीं समझानी है, ठीक है। अगेन वापस कह रहा हूँ, यदि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन, किसी प्रकार की रिएक्शन या तो ये जैसे संघनन वाला भी आ गया कि व्यंजन संघनन को एक्सप्लेन कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर केवल आप थोड़ी थ्योरी लिखोगे और उस रिएक्शन लिखोगे, न कि क्रियाविधि मैकेनिज्म आपको वहाँ पर लिव करनी है, ठीक है, ड्रॉप करनी है। वहाँ पर आपको नहीं लिखनी है क्रियाविधि, दी क्रियाविधि लिख लेते हो बस आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यदि मुझे टाइम मिला, मेरे पास मटेरियल मिला, तो मैं भी यहाँ पर करवा दूँगा वेटिंग रिएक्शन कैसे होती है, मैनिक रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर यूनिट थर्ड का काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जो बात कर रहे हैं वो करेंगे यूनिट
फर्स्ट का काम हो गया, यूनिट थर्ड का काम हो गया। यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड मोर स्टेबल है कंपेयर टू अदर यूनिट। वेस्ट सिलेबस नहीं है, नेम रिएक्शन है, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट है वो थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू फिनॉल के। सेकंड पार्ट का नाम है फिनॉल। यूनिट सेकंड के अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। आपको यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट इजी है, और जब क्वेश्चन बनता है वो मैसेज क्वेश्चन बनता है जहाँ से वह पार्ट इम्पोर्टेंट हो, ताकि आप आगे पढ़ो तो आगे भी आपके काम आए। तो जहाँ तक मुझे लगता है यूनिट सेकंड में से सेकंड पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है फिनॉल। और फिनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है कि बेंजीन पर OH समूह आ जाता है तो फिनॉल हो जाता है। तो बात करते हैं सेकंड यूनिट, और इसके अंदर जो सेकंड पार्ट सेकंड है, उसका नाम क्या है, फिनॉल। और फिनॉल का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं, सही नहीं बना। ये क्या हो जाएगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर OH समूह। अब बताओ कि यदि बेंजीन के ऊपर OH समूह आता है उसे फिनॉल कहते हैं, और यदि मैं फिनॉल में से H+ आयन को बाहर निकाल दूँ तो कौन सा बनेगा, फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा, जिसके बेंजीन के ऊपर O- होगा, ठीक है। अब खास बात ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो आप क्या कहते हो, आपके दिमाग में क्या माइंड बनता है कि क्वेश्चन बना के दिया तो, अरे क्वेश्चन बना के दिएगा तो 100 देता ना, उसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन बना के देगा तो वो देगा तो उसी यूनिट में से देगा। जैसे फिनॉल है, अब फिनॉल ज़्यादा एसिडिटी होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है, या कार्बोक्सिल अम्ल ज़्यादा अम्लता दर्शाता है या फिनॉल दर्शाता है, वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस पाया जाता है फिनॉल में या नहीं पाया जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। OH समूह है, H+ आयन डोनेट करेंगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, कौन सी रिएक्शन होगी। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो मैंने जो डिसाइड किया है, सबसे पहले इसके अंदर एक आ रहा है रिएक्शन। इसके अंदर भी क्या है, रिएक्शन है। रिएक्शन आपको याद करके ही जाना है। इसके अंदर भी क्या है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रिज रीअरेंजमेंट। फ्रिज पुनर्विन्यास कहते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। सेकंड है कोलेजन रीअरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोलेजन रीअरेंजमेंट। थर्ड है गॉटरमॉन सिंथेसिस, गॉटरमॉन संश्लेषण। फोर्थ है हाउसेनहॉर्स्ट रिएक्शन। लीडरमैनिस रिएक्शन, और रायमंड डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रायमंड डिमांड रिएक्शन। हिंदी में नहीं वाले, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। हिंदी के अंदर नाम है तो पूर्ण विन्यास हो जाता है रीअरेंजमेंट का। सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण हो सकता है, रिएक्शन का मतलब विक्रिया है, बस नेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ अलग कहते हैं, सेम ही कहते हैं। रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है, रीअरेंजमेंट आपके क्लास में बैठे हो, ठीक है, बॉयज उस साइड बैठे हैं, गर्ल्स उस साइड बैठी हैं। मैंने कहा क्लास के अंदर कि आप रीअरेंजमेंट होना, मतलब मैंने कहा कि बॉयज़ में से कुछ स्टूडेंट वहाँ पर जाके बैठे और गर्ल्स में से जो कुछ स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आके बैठे। मतलब मैंने करवाया क्या, अरेंजमेंट को क्या करवाया, चेंज करवाया। जो आपका क्रम था बैठने का, उस क्रम को मैंने क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया। रीअरेंजमेंट, क्रम को चेंज करवा दिया। यहाँ पर ना तो कोई बाहर निकलेगा ना कोई अंदर एंटर करेगा,
रीअरेंजमेंट, केवल रिएक्शन के अंदर पूर्ण विन्यास होगा, अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे प्रतिस्थापन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें बाहर जाता है, एडिशन रिएक्शन होती है उसमें ऐड होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें उसे प्रतिस्थापन में विक्रिया करते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है, तो वो है। तो इसमें रीअरेंजमेंट के अंदर ना तो कोई एडिशन ऐड होगा, ना ही कोई बाहर निकलेगा, सीधा सा है रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड होगा उसका रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, कंपाउंड नया बन सकता है, रीअरेंजमेंट होगा। अब फ्रिज रीअरेंजमेंट और कोलेजन रीअरेंजमेंट में देखो सबसे ये है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मोर स्टेबल, इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है तो ये है, और दूसरा है रीअरेंजमेंट वाली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन से सिंथेसिस और रिएक्शन की कंपेयर में ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देन उसके बाद बात करें रिएक्शन तो ये हो गई, रिएक्शन तो ये होगी। अब उसके बाद बात करें 2 मिनट, ठीक है। तो अब उसके बाद यदि बात करें तो इसके अंदर जो रिएक्शन है, रिएजेंट रिएक्शन है, तो ये आपको याद करनी है। रीअरेंजमेंट का मैंने बता दिया, सिंथेसिस गॉटरमैन सिंथेसिस क्या होता है, हावेनहोस रिएक्शन क्या होती है, लीडरमैनिस रिएक्शन क्या होती है, रायमंड-टीमान क्या होती है। ठीक है, वही एक अच्छे से पेज पे सभी साथ में लिखोगे तो याद रखने की संभावना हो जाएगी। देन उसके बाद इसके अंदर फिनॉल के अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक लगते हैं, ये तो देखो क्या है, रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन में आके कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो ये इसकी फिनॉल की एसिडिटी अम्लीय सामर्थ्यता बताइए, उसके अंदर रिएक्शन तो ठीक है थोड़ा बहुत याद होने की संभावना रहती है, और यदि क्वेश्चन बना के कर लेता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या बना, उस कंडीशन के अंदर यदि आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है, यदि आपने पढ़ा है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है। कोई एग्जामिनर होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, कोई एग्जामिनर होता है आपके में से आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट करना चाहता है कि आपने वाकई केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा, वाकई आपने केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है या नहीं है, वो आपको क्या होता है टेस्ट करता है। उसके हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन का नाम है कंपैरेटिव एसिडिक से कंपैरेटिव क्वेश्चन है कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। अब एल्कोहल और फिनॉल में से कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, अम्लीय फिनॉल है या एल्कोहल है, तो क्यों है, उसका कारण क्या है, क्या ऐसे कंसेप्ट लग रहा है वहाँ पर इसलिए फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है, एल्कोहल अम्लीय है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कंपेरेटिव एसिड वो का क्वेश्चन, ये आएगा एक एसिड एल्कोहल का कंपाउंड देगा, एक फिनॉल का कंपाउंड देगा, उसके अंदर कंपेयर आएगा इसमें से ज़्यादा अम्लीय कौन सा है। यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन का क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनादी संरचना पाई जाती है। रेजोनेंस रेजोनेंस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, मैंने बता दिया था फिनॉक्साइड आयन क्या होता है। आयन जैसे फिनॉक्साइड आयन की बात करें, ये बेंजीन है, बेंजीन की जो ये है वो माइनस होता है, इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसके अंदर रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस किस प्रकार से शो करता है, एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, आगे ये रिएक्शन चलती जाएगी, रेजोनेंस बनेगा, स्टेबिलिटी, इसलिए क्या आगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, स्थायित्व कहते हैं इसे। नेक्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर आ जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, और इसके अंदर इनपुट जो मेथड का नाम है वो है रेसिंग मेथड। रेसिंग मेथड है ना, वो आप करके जाना। फिनॉल बनाने की जो विधियाँ होती है, सिंथेसिस होती है, कैसे निर्माण होता है, उसके अंदर रेसिंग मेथड है, वो आपको करके जाना है, रेसिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन है, राइट टू एनी टू रिएक्शन any two aromatic substitution, aromatic आएगा, ठीक है, aromatic electron substitution of reaction
रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट टू एनी टू एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अरे कहने का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनॉल की दो अभिक्रिया बतानी है। अभिक्रिया ये भी हो सकती है, ऑस्मोल जैसे एलिमेंट है, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट लगना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ तक यही सीमित है। ये वाला आप कंसेप्ट यदि कलर करके जाते हो, ये वाला यदि आप करके जाते हो यूनिट सेकंड के अंदर सेकंड पार्ट, तो आपका काम बन सकता है, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड कंप्लीटली करके जाना है, और यूनिट सेकंड में से हमने कौन सा पार्ट लिया है, यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट लिया है। यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट, उसका नाम क्या है, फिनॉल, ये कवर किया है। पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट था, आपको रीअरेंजमेंट के अंदर मैंने पहले ही बता दिया है, अरेंजमेंट करना ना कि ऐड होगा ना कोई एडिशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एनी टू इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन ये तो हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन बन सकता है, जो भी एसपीडी में क्वेश्चन नजर आए वो कर लेना। सॉलिड पेपर की जो बुक है उसके अंदर जो भी ऐसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो सब आपको करके जाना है, ठीक है। देन उसको सिंथेसिस ऑफ फिनॉल के जो संश्लेषण की जो विधिया है उसमें भी रेसिंग मेथड है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, रेसिंग मेथड, ठीक है, वो आपको करके जाना है। फिनॉक्साइड आयन होता है, किस प्रकार से रेजोनेंस दर्शाता है, वो आपको करके जाना है। सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक ही थोड़े मतलब लेंथी सिलेबस रहता है। लेकिन यदि आपको केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना है तो सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर CSIR नेट, MSc एंड अदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रेंथ या बेस्ट स्कोप फॉर द सेकेंडरी जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। बहुत आपको समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। आपको कोई भी आप यदि आप कंपटीशन एग्जाम की बात करें केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ग्रेड के लिए है या अदर कोई ONGC के अंदर जॉब है, तो उसके अंदर भी नेम रिएक्शन इसलिए है, नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यदि करके जाओगे तो लॉस नहीं होगा, इन फ्यूचर भी आपके काम ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तक जो मेरा काम होता है, मेरा तो मानना था कि ये 3 आप यूनिट करें, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी आपको इसमें ऑर्गेनिक के अंदर। फर्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट को पूरी कंप्लीटली करना, यूनिट का सेकंड पार्ट करते हो तो भी काम कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो अभी मैंने यूनिट फोर्थ के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो भी करके जाए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे बढ़िया कम करो और अच्छे से करो। ये वाला कंसेप्ट या ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट रहेगा। तो भी मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखूँगा, जिसको इंटरेस्ट हो वो पढ़ लेना, जिसको इंटरेस्ट नहीं हो तो मत पढ़ना। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट से भी आप काम कंप्लीटली कर सकते हो, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यूनिट फोर्थ का जो मटेरियल है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। यूनिट फर्स्ट फोर्थ का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट फोर्थ नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, AgU20, यहाँ पर लिखा हुआ है। AgU20 का मीनिंग क्या होगा, अपनी मर्जी पे, ठीक है। AgU20 अपनी मर्जी पर, अपनी मर्जी पर, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करोगे तो चलेगा। फर्स्ट है इफेक्ट और substituent on acid strength for carboxylic acid, carboxylic acid है। यूनिट सेकंड हेल वे और AB नेम रिएक्शन है, जेलेंस्की रिएक्शन। थर्ड मैकेनिज्म ऑफ कोलेजन कंसंट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोलेजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। 5 है, क्वेश्चन है सीधा कि जो मैलिक एसिड होगा, मैलिक एसिड इंटू मैलिक एसिड को इंटू मतलब कन्वर्ट करना है मैलिक एसिड में, ठीक है। 6 है, मैलिक एसिड को सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट करना। मैलिक एसिड है इंटू सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक, ठीक है। एंड एसिटिक एस्टर है, उसको इंटू कन्वर्ट करना किसमें, सक्सेनिक एसिड में। सीधी सी बात है, रिएक्शन आपको ही पता होगी तो आप कर पाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसलिए मैंने केवल लिखाया है। यदि आपको इंटरेस्ट हो, आपने पढ़ा हो पहले कि हाँ सर मैंने तो 100 यूनिट की थी, आपने नाम बताया ही नहीं उसका, बड़ा बुरा लगा मुझे आपको सुन के। ऐसा नहीं है, सबके लिए है मेलोनिक। एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा फिर, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा तो ठीक रहेगा। मेलोनिक एस्टर है इंटू इसको कन्वर्ट किस में करना है, एडिपिक एसिड में, एडिपिक एसिड, ठीक है। और एक क्वेश्चन है रिंग, एक क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट का, रिंग ओपनिंग द इपॉक्साइड। रिंग ओपनिंग कैसे करेंगे, रिंग ओपनिंग द इपॉक्साइड। मेरी वॉइस को ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, जैसे मेरे लिखा तो है रिंग ओपनिंग, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, इपॉक्साइड के वलय खोलने विधियाँ, किस प्रकार से खोलने की विधियाँ वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यूनिट सेकंड थे, यूनिट सेकंड के अंदर थोड़ा एम रिएक्शन भी है। तो ये कंसेप्ट वाला जो है ना, मैलिक एसिड को मैलोइक एसिड में कन्वर्ट करना, मैलिक एसिड को इंटू सक्सेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना, एसिटिक एस्टर को है ना, एसिटिक हाँ एस्टर को सक्सेनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना, ये मेलोनिक एसिड को एस्टर को एडिपिक एसिड के अंदर करना। ये थोड़ा सा आपके रिएक्शन है ना बहुत कॉम्प्लिकेट रहती है, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये वाला जो यूनिट है थोड़ा ज़्यादा मतलब नहीं लिया, लेकिन एज यू विश पे किया हुआ है। आप यदि करना चाहो तो कर सकते हो, ईजी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर बन रहे थे वो कर सकता है। ये रिंग ओपनिंग द इपॉक्साइड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यदि करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 को भी मैंने लिख बताया है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है। अपनी मर्जी पे है, आप यदि करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यूनिट फर्स्ट यूनिट थर्ड को अच्छे से करके जाओ और यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट को एडवांस रूप में रखो, एक्स्ट्रा रूप में रखो। पेपर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका अच्छा होगा, ठीक है। जहाँ तक थर्ड ईयर की बात है, थर्ड ईयर में जो मैंने इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन तीनों वीडियो बताए हैं, आगे से रिटर्न कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सर आपने जो बताया ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, अच्छे से ऐसे कैसे पेपर में छपा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने बताया वो आप अच्छे से करें। देन उसके बाद यहाँ पर आपका काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपका जो काम था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छे से करना, वापस बता रहा हूँ, जो इसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है उस मटेरियल को अच्छे से पढ़े। एसपीडी सॉलिड पेपर की बुक से आप क्या कर सकते हो, जो भी कंसेप्ट बेस होता है कि इसकी अम्लता इसके ज़्यादा क्या होती है, इसकी अम्लता ज़्यादा क्यों होगी, ठीक है, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है इसलिए अम्लता ज़्यादा है क्या है, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हीट गर्म करने पर इसमें क्या बनेगा, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आप एसपीडी से करें, सॉलिड पेपर की बुक से करें। वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। आप बुक में ढूंढने की कोशिश करोगे तो बुक के कंसेप्ट क्लियर यदि नहीं है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो सीधी सॉलिड पेपर की बुक से करें, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मैं BaCl से सूद गर्म करने से क्या होगा, या रिंग ओपनिंग करके हीट करने से क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करके जाना है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से काम कंप्लीट है। और यदि नेक्स्ट टाइम मिला तो इसके अंदर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू अगेन।